हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं मुकेश, आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बार पुनः मैं अपना नया सेशन लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा सेशन है वह तुगलक वंश से संबंधित है और तुगलक वंश में आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व के सेशन में हम लोगों ने तुगलक वंश के अंतर्गत गयासुद्दीन तुगलक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है और आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और दोस्तों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप मेरे सेशन में आप केवल मुझे ध्यान से सुने और मेरे साथ चले। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर स्टेट पीएससी हो, किसी भी एग्जाम्स में मेरे द्वारा जो जिस विषय वस्तु का क्लास लिया जा चुका है उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको मेरे सेशन से बाहर नहीं जाएगा। इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग। आज हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक की 1325 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसका पुत्र जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी था। दोस्तों, सल्तनत कालीन सभी शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक विद्वान था। यद्यपि वह सबसे अधिक विद्वान था, तथापि उनकी कोई भी योजना सफल नहीं हो पाती थी। इसका मुख्य कारण था कि वह एक कल्पनाशील शासक था। वह योजनाएं बनाता था, किंतु उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं कर पाता था और इस कारण से उनके द्वारा जो भी योजनाएं बनाई गई थी वो सारी योजना असफल हो जाती थी। साथ ही वह स्वभाव से हठी और काफी उतावला था। छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्द क्रुद्ध हो जाता था। थोड़ी सी गलती करने पर लोगों को मृत्युदंड तक की सजा दे दी जाती थी। इब्न बतूता, जो कि उसके शासनकाल में भारत आया था, इब्न बतूता के द्वारा वर्णन किया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक प्रतिदिन अपने आदेश से इतना अधिक मृत्युदंड देते थे कि उसके महल के बाहर नरमुंड और मानव शरीर का मृतदेह पड़ा रहता था। उनके स्वभाव में परस्पर विरोधी गुणों का भी समावेश था। जहां एक ओर वह इतना उदार प्रवृत्ति का था कि जरूरतमंदों को मुक्त हस्त होकर दान देता था, वहीं दूसरी ओर थोड़ी सी गलती करने पर लोगों को मृत्युदंड दे देता था। इसी प्रकार एक ओर जहां वह इतना विनयशील था कि विद्वानों और संतों की सभा में नतमस्तक रहता था, वहीं दूसरी ओर इतना अहंकारी और हठी स्वभाव का था कि किसी की परामर्श सुनने तक के लिए तैयार नहीं था। इसी प्रकार जहां एक ओर वह इतना न्यायशील था कि लोगों को उचित न्याय देता था, वहीं दूसरी ओर थोड़ी सी विरोध होने पर वह लोगों के शरीर से जिंदा खाल खिंचवा लेता था। तो इस प्रकार परस्पर विरोधी गुणों का उनके स्वभाव में समावेश था। इस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल बादशाह, रक्त पिपासु
एवं विरोधाभासों का मिश्रण के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि सारी की सारी योजना असफल हो गई थी। इसमें पहला है दोआब के क्षेत्र में कर की वृद्धि। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा 1326-27 ईस्वी में दोआब के क्षेत्र में कर की वृद्धि की गई थी। यह दोआब का क्षेत्र जो था यह काफी उपजाऊ क्षेत्र था। दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उसको दोआब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, और यह काफी उपजाऊ क्षेत्र था। चूंकि सुल्तान राजगद्दी प्राप्त करने के बाद मुक्त हस्त होकर धन संपत्ति अपनी प्रजा के बीच बांटा था, जिस कारण से राजकोष काफी खाली पड़ गया था। इसके लिए उन्होंने दोआब के क्षेत्र में कर की वृद्धि की, लेकिन सुल्तान की यह योजना असफल हो गई। इसका मुख्य कारण था कि दोआब के क्षेत्र में अनावृष्टि के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई और सुल्तान और कृषकों की स्थिति काफी दयनीय हो गई और वह कर देने की स्थिति में नहीं थे। सुल्तान के द्वारा जबरन उनसे कर वसूलने का प्रयास किया गया, जिसके बाद जो कृषक लोग थे जो कि कृषि कार्य में संलग्न थे, उन्होंने कृषि कार्य छोड़कर लूट मार पर उतर आया। बाद में सुल्तान को अपना यह कर वृद्धि को वापस लेना पड़ा। सुल्तान की दूसरी योजना थी देवगिरी को राजधानी बनाना। 1326-27 ईस्वी में सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी ले गया। इसका मुख्य कारण था सुल्तान के द्वारा अपनी राजधानी के स्थानांतरण का मुख्य कारण था कि देवगिरी जो था वह दिल्ली सल्तनत के मध्य में पड़ता था और सुल्तान चाहता था कि सभी प्रांतों की दूरी उनकी राजधानी से समान हो। इस उद्देश्य को लेकर ही उनके द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी किया गया। हालांकि यह योजना भी सफल नहीं हुई, क्योंकि देवगिरी एक दुर्गम क्षेत्र था और वहां यातायात की सुविधा भी उतनी विकसित नहीं थी। फलतः सुल्तान को अपनी यह योजना भी समाप्त करनी पड़ी और उन्होंने फिर अपनी राजधानी को देवगिरी से दिल्ली वापस कर दिया। तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा जारी करना। क्योंकि उस समय राजकोष में मुद्रा की कमी हो गई थी सोने चांदी की, इस कारण से उन्होंने 1329-30 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा जारी की। फरिश्ता के अनुसार यह मुद्रा जो था वो पीतल का था, जबकि बर्मी के अनुसार यह तांबा का मुद्रा सांकेतिक मुद्रा के रूप में सुल्तान के द्वारा जारी किया गया था। लेकिन सुल्तान की यह योजना भी असफल हो गई। इसका मुख्य कारण था कि इस मुद्रा की, सांकेतिक मुद्रा की जो बनावट और डिजाइन तैयार की गई थी वो काफी आसान थी और इसका जो है काफी ज्यादा नकल किया जाने लगा। फलस्वरूप बहुत सारी जो है नकली मुद्रा की ढलाई की जाने लगी और पूरा सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में नकली मुद्रा का ढेर लग गया, अंबार लग गया। इस कारण से सुल्तान को यह अपना सांकेतिक मुद्रा भी वापस लेना पड़ा और इसके बदले में उन्होंने लोगों से यह मुद्रा जमा करने के बदले में उनको सोने चांदी की मुद्रा दी गई।
चौथा अभियान था खुरासान अभियान। सुल्तान ने खुरासान पर सैन्य अभियान के लिए 3,75,000 सैनिकों की एक टुकड़ी बनाई थी और इसमें जो सेना थी उस सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन का भी भुगतान कर दिया गया था। हालांकि यह क्षेत्र काफी दुर्गम था जिसके कारण यह अभियान नहीं हो पाया और इससे भी इस अभियान में भी उसे असफलता हाथ लगी और यह अभियान नहीं हो पाया और सुल्तान के द्वारा इसके पीछे बहुत अधिक पैसे खर्च किया गया। 5वां अभियान था कराची अभियान, जो कि 1337 से 1338 ईस्वी में यह अभियान किया गया था और यह अभियान भी सुल्तान का असफल रहा क्योंकि यहाँ बर्फबारी के कारण यह अभियान सफल नहीं हो पाया। साथ ही पहाड़ों पर सेना को चढ़ाई करनी पड़ती थी जिसके कारण उसे काफी कठिनाई हुई और यहाँ लगभग 10,000 सैनिक गए थे जिसमें केवल 10 सैनिक ही लौटकर आ पाए थे। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो 5 योजनाएं चलाई गई वो सारी की सारी योजना असफल हो गई। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इन्होंने राजत्व के सिद्धांत का अनुपालन किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बलबन की तरह, अलाउद्दीन खिलजी की तरह राजत्व के सिद्धांत का अनुपालन किया। अर्थात इनका भी मानना था कि राजा जो होते हैं वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते हैं और उन्हें शासन करने का अधिकार ईश्वर से ही प्राप्त होता है। इन्होंने नए अमीर वर्ग का गठन किया और उलेमा वर्ग को शासन से दूर रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर और उलेमा वर्ग को शासन से दूर रखा। अमीर वर्ग के लिए, अमीर वर्ग के प्रभाव को कम करने के लिए इन्होंने नए अमीर वर्ग का गठन किया। अर्थात पहले के जो अमीर वर्ग होते थे वो काफी उच्च कुल से आते थे और उच्च पदों पर, ऊंचे पदों पर पदासीन थे। उसके प्रभाव को कम करने के लिए इन्होंने निम्न कुल और निम्न जाति के जो योग्य व्यक्ति थे उनसे एक नए अमीर वर्ग का गठन किया और उसे ऊंचे पदों पर पदासीन किया। इस नीति के तहत उन्होंने अमीर वर्ग का दमन किया और उलेमा वर्ग को भी उन्होंने शासन से दूर रखा। जबकि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इन दोनों वर्गों का जो है विश्वास हासिल किया गया था और इन्हें इसकी जो जागीर छीनी हुई थी वो लौटा दी गई थी। इन्होंने एक नए कृषि विभाग, दीवान ए कोही, जिसे कि अमीर ए कोही के नाम से भी जाना जाता है, इसका गठन किया था। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नए कृषि विभाग, दीवान ए कोही, जिसे कि अमीर ए कोही भी कहा जाता था, इसका गठन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह, 22 विद्रोह हुए थे। इसके समय में सबसे अधिक विद्रोह हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसके शासनकाल में दक्षिण भारत में विजयनगर एवं बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में 2 स्वतंत्र राज्य, विजयनगर और बहमनी की स्थापना हुई थी। विजयनगर एक हिंदू राज्य था जबकि बहमनी एक मुस्लिम राज्य था। विजयनगर के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दक्षिण भारत में और अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में 2 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई, जिसमें एक विजयनगर था और दूसरा बहमनी था।
अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया था। अफ्रीकी यात्री जो कि अफ्रीकी देश मोरक्को का था, मोरक्को से यह भारत आया था 1333 ईस्वी में। और भारत आने पर सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और बाद में सुल्तान ने अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में इसे भारत का राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक की रचना की जिसमें सुल्तान के समय की घटनाओं का वर्णन है। इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक रेहला थी और इस रेहला में इब्न बतूता ने सुल्तान अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है। इसने नई मुद्रा दोकोनी चलाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नई मुद्रा चलाई थी जिसका नाम दोकोनी था और इसके समय में स्वर्ण टका को दिनार एवं चांदी की टका को अदली कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बहुत सारे सिक्के ढाला गया था, नई मुद्रा चलाई गई थी और इस कारण से एडवर्ड टॉमस ने इसे सिक्के ढालने के राजकुमार की संज्ञा दी। एडवर्ड टॉमस के द्वारा इसे सिक्के ढालने का राजकुमार कहा गया था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके समय में 1328-29 ईस्वी में मंगोल आक्रमण हुआ था जिसका दमन इन्होंने सफलतापूर्वक किया था। इसके समय में केवल एक बार मंगोल आक्रमण हुआ था जो कि 1328-29 ईस्वी में हुआ था और इस मंगोल आक्रमण का सुल्तान ने सफलतापूर्वक दमन किया था। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण गयासुद्दीन तुगलक के समय में हुआ था जिसे कि पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा कि उनके समय में 29 बार मंगोल आक्रमण हुआ था जिसमें से 18 मंगोल आक्रमण का जिस पर कि सुल्तान के द्वारा विजय प्राप्त किया गया था इसके बारे में अमीर खुसरो के द्वारा भी वर्णन किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के समय में 6 बार मंगोल आक्रमण हुआ था जबकि इसके समय में केवल एक बार मंगोल आक्रमण हुआ था 1328-29 ईस्वी में और इसे इन्होंने सफलतापूर्वक इसका दमन किया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में सिंध पर सैनिक अभियान के दौरान ठट्टा में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक जब सिंध पर अपना सैन्य अभियान कर रहा था तो उसी समय उस अभियान के दौरान उसकी मृत्यु 1351 ईस्वी में ठट्टा में हो गई। इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी ने कहा अंत राजा को प्रजा से तथा प्रजा को राजा से छुटकारा मिलेगी। इससे प्रजा इतने आतंकित थे मोहम्मद बिन तुगलक से क्योंकि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, किसी की परामर्श नहीं सुनते थे। साथ ही साथ अगर थोड़ी सी गलती होती थी तो लोगों को मृत्युदंड दे देते थे और साथ ही उसका जिंदा खाल खिंचवा लेते थे। इस कारण से उनके जो अधिकारी गण थे वह भी उनसे दूरी बना के रखते थे क्योंकि यह एक तुनुक मिजाजी शासक था। तो इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी ने कहा कि अंततः राजा को प्रजा से तथा प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई, छुटकारा मिल गई। तो दोस्तों इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि मेरा यह सेशन आपको पसंद आया होगा और यदि आपको पसंद आया हो तो आप निश्चित रूप से अपना लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मुझे भी जो है अपना बेस्ट देने में अच्छा लगे और मैं आपके पास अपना बेस्ट पहुंचाता रहूं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।